नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 2 बैठक कैसे? तो आपने अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 1 पढ़ा है। अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो संसद का प्रत्येक सदन है उसके एक सत्र और अगले सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। क्लियर? यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद बनती है। तो आपने आर्टिकल 79 पढ़ा है। अनुच्छेद 79 में लिखा गया कि जो संसद है उसके महत्वपूर्ण 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 79 के तहत। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं। तो अभी पिछला प्रश्न इसी पर आधारित था। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद का अनन्य अधिकार है आर्टिकल 79 के तहत। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है ये संसद के भाग नहीं होते। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 105। अब देखिए, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? ये सदनों और सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 105। देखिए, एक प्रश्न आपने सुना होगा जिसमें पूछा जाता है कि संसद या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी अगर मान लीजिए कि किसी संसद सदस्य ने कोई बात किसी संसद में कही या किसी समिति में कही तो वो बात न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। ये प्रावधान किसमें? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 में। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया कि संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार क्या है या उनको किस प्रकार की उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, देखिए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब आ सकता है जब वो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, यानी उसको छुपाता है या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या उसको बिगड़ा करके प्रस्तुत करता है, तब मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कैसे निर्वाचित होते हैं? ये राज्य की जो विधानमंडल के निम्न सदन है, यानी जो विधानसभा है, उसी के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो निम्न सदन के सदस्य हैं ये लोकसभा में एज ए नागरिक भी वोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन है यानी विधानसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए, और जो राज्यसभा में वो मतदान करने का अधिकार है वो किसके तहत है? तो अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 4 के तहत। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए, जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यानी प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। क्या नाम है? अनुच्छेद 249 यानी 249। और यह अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। स्पष्ट हो गया? किस अनुच्छेद की ताकत है ये? अनुच्छेद 249 यानी 249। याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 7 भी और 8 भी।
और बहुत अच्छी जगह पर इसको रखा भी गया। देखिए, जैसे ही आप देखेंगे कि संसद राज्य सूची के विषय पर और तुरंत पहला ही विकल्प आपको दिख रहा है 249, तो तुरंत आप 249 की तरफ जा सकते हैं। तो आपको ठहरना है, 249 पे आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, इसके संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 253, यानी प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्लियर है? तो दोनों बातों को आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि यदि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाना हो तो 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, और यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद को राज्य सूची पर कानून बनाना है तब उसको आर्टिकल सपोर्ट करता है 253। क्लियर है? 253। इन दोनों आर्टिकल को आप स्पष्ट रूप से सेपरेट याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है? तो यह बात स्पष्ट है, बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विषय में संसद को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है तो उसमें किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, वो बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। कौन? भारतीय संसद। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जो संविधान में जो विषय सूचियां हैं उन विषय सूचियों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाना है। आप सभी को पता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, अगर उस विषय पर कानून बनाना है तो कौन कानून बनाएगा? तो आप सभी को पता है कि वो संसद जो है उस पर कानून बना सकती है, और इसको कहा जाता है अवशिष्ट विधायी शक्ति। क्लियर है? यानी यहां पर अवशिष्ट विधायी शक्ति शब्द का प्रयोग न करके उसको दूसरे तरह से इस प्रश्न को पूछा गया, और अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। और ये किस संविधान में? तो अनुच्छेद 248 में। इसमें अनुच्छेद 248, 248 में। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस घटना को कहते हैं बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। क्लियर है? आपने अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग राज्यसभा में विपक्ष के तौर पर ये कहते हुए सुना होगा, और जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो बार बार कहते हैं आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। क्लियर है? तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, आप इसमें इसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसमें क्या करा कि यदि अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन के सदस्य को बोलने दे सकता है तो इस घटना को कहते हैं बैठ जाना, यानी यील्डिंग द फ्लोर। यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना गया है? तो देखिए, जो शून्यकाल है ये भारत की देन है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है ये भारत की देन है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अब पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? क्लियर है? तो देखिए, अगर हम बात कर लें शून्यकाल की लोकसभा में अवधि, तो ये लोकसभा में अवधि इसकी 1 घंटे की हो सकती है। क्लियर है? और यहां पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है। जरा इसको और डिटेल में देख लीजिए। देखिए, जो शून्यकाल होता है ये प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि शून्यकाल किसके बाद आता है? तो प्रश्नकाल के बाद। क्लियर है? यानी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का समय आता है, और इसकी अवधि 1 घंटे की होती है। और लोकसभा में अगर इसकी हम अवधि की बात कर लें तो लोकसभा में इसकी अवधि 12 बजे से 1 बजे की होती है। कितने समय होती है? 12 बजे से 1 बजे। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 2014 के पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद राज्यसभा में इसका समय बदल दिया गया और प्रश्नकाल से पूर्व 11 बजे से 12 बजे तक शून्यकाल का समय रख दिया गया। तो याद रखेंगे, लोकसभा में शून्य का काल 12 बजे से 1 बजे और राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के पूर्व 11 बजे से 12 बजे तक हो गया। क्लियर है? अब दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि संसद यानी लोकसभा में शून्यकाल का समय, अब आप इसको स्पष्ट रूप से आंसर कर ले जाएंगे, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और लोकसभा की बात हो रही है तो ये प्रश्नकाल के बाद का समय होगा, यानी प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र, यानी प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि धन विधेयक कहां पर पुनः स्थापित किया जाता है? तो आप ये पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 109 के सब क्लॉज 1 में कहा गया
कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद पावर दे रहा है? अनुच्छेद 109 का सब क्लॉज 1। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो देखिए, जब मान लीजिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही है अनुच्छेद 108 के तहत, तो कोई विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से वो पारित किया जाना चाहिए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो मैंने आपको ये कई बार बताया है कि जो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किसी साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में बुलाई जाती है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो देखिए, कोई अगर कानूनी विधेयक है तो वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के पटल पर रखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प हो जाएगा, यानी दोनों में से संसद के एक पटल पर वो कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर बात किसकी हो रही है? कानूनी विधेयक की। लेकिन अगर मान लीजिए वो धन विधेयक होगा तब लोकसभा में ही केवल उसको रखा जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 109 के सब क्लॉज 1 के तहत। इसी प्रकार आप एक बात और पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी अगर कोई विधेयक है तो वो केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। और कानूनी विधेयक है तो आप संसद के किसी भी सदन के पटल पर रख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है किसमें? तो याद रखेंगे संचित निधि में जमा होता है। यानी प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। क्लियर है? यानी कि भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि तभी निकलेगी जब संसद इसकी अनुमति दे देगी। क्लियर है? ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही होगा, संचित निधि की बात की जा रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? क्लियर है? पहला दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है वो संचित निधि पर भारित होता है। ये स्पष्ट रूप से याद करते हुए चलेंगे आप। दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। तो याद रखिएगा, जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता प्राप्त करते हैं और ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प सही हो जाएगा। जरा अन्य मद को भी देख लीजिए जो संचित निधि पर भारित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, ये संचित निधि पर भारित होंगे। आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अगला दिया कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। तो याद रखेंगे, ये भी संचित निधि पर भारित होती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? प्रश्न संख्या 22 और 23 एक ही कॉन्सेप्ट पर पूछा गया प्रश्न है। इसमें विकल्प ए में लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, तो आपने पढ़ा है ये संचित निधि पर भारित है। दूसरा कहा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, तो याद रखिएगा ये भी संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं ये संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और वहीं डी विकल्प में लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तो याद रखिएगा ये संचित निधि पर भारित होते हैं। क्लियर है? तो ये स्पष्ट रूप से इन बातों को याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो देखिए पूर्व में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो आकस्मिकता निधि है वो किसमें है? अनुच्छेद 267। क्लियर है? और अनुच्छेद 267 के सब क्लॉज 1 में ये आकस्मिकता निधि की स्थापना है। और ये जो आकस्मिकता निधि है ये पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। और याद रखिएगा, इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। संसदीय स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रपति उसको व्यय कर सकते हैं। किस निधि से? आकस्मिकता निधि से।
क्लियर है? तो यहाँ पर पूरी बात याद रखेंगे कि अनुच्छेद 267 के सब क्लॉज 1 यानी 267 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान है और ये पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगी और धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। याद करिए, एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दो आर्टिकल को रिलेट कराए थे, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110, और मैंने आपसे कहा था कि धन विधेयक के संबंध में अगर विशेष प्रक्रिया पूछ दी जाए तो आप आर्टिकल 109 बोलेंगे और अगर धन विधेयक की परिभाषा पूछी जाए तब आप आर्टिकल 110 बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछी जा रही है? परिभाषा। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प से हो जाएगा, अनुच्छेद 110। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का निश्चय करने का पावर कहाँ से मिलता है? तो अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 3 से। यानी अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात का विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्लियर है? देखिए पिछले प्रश्न में आर्टिकल 111 भी था ऑप्शन में, जरा इसको भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 111 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति के संदर्भ में, क्लियर है, विधेयकों पर अनुमति के संदर्भ में ये संबंधित है अनुच्छेद 111। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अब धन विधेयक में कौन कौन नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा गया है कि कर संबंधी उपबंध, तो ये कर संबंधी उपबंध जो है ये धन विधेयक में आएगा। अब देखिए ये धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, यानी ये आर्टिकल कौन सा है? 110। दूसरा लिखा है कि उधार यानी ऋण लेने संबंधी उपबंध, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के संबंध में उपबंध, तो ये भी धन विधेयक में आएगा। डी विकल्प में लिखा है कि जुर्माना या अर्थदंड से संबंधी उपबंध, तो ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि जुर्माना और अर्थदंड से संबंधी उपबंध धन विधेयक के संबंध में नहीं आएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। यानी जो संघीय बजट बनता है उसकी प्रिपरेशन में भी और उस संघीय बजट को इंट्रोड्यूस कराने में किसकी भूमिका होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, ये जो आर्थिक कार्य विभाग है ये संघ के वित्त मंत्रालय के तहत है और यही आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? आर्थिक कार्य विभाग। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि संघ का बजट लोकसभा में ही पारित ना हो पाए, इसका मतलब कि जो सरकार इस बजट को इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी शक्ति यानी उसकी जो बहुमत है वो लोकसभा में ही नहीं है, तभी तो वो उसको पारित नहीं करा पाई। और अगर उसकी लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उसको नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही पेश किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी अगर 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करना है तो उसके एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण में होता क्या है, तो याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण में उस चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है, क्या गतिविधियां हुई हैं, इनके बारे में विवरण होता है। साथ ही साथ राजकोषीय विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है, यानी कितने वर्ष के नागरिक को आप वयस्क मानते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प सही हो जाएगा, 18 वर्ष। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पर जरा दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये जो संविधान संशोधन है जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कहता है, ये 1989 से संबंधित है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उसने संशोधन किया और वयस्क मताधिकार की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। क्लियर? और ये जो 61वां संविधान संशोधन जिसने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया, ये लागू कब से हुआ? 28 मार्च 1989 से। क्लियर है? 28 मार्च 1989 से, और ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है। क्लियर है? ये तो आपने देखा कि 61वां संविधान संशोधन से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में परिवर्तन हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि जो वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा इससे संबंधित अनुच्छेद है 326। क्लियर है? यानी ये जो अनुच्छेद 326 है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसमें एक परंतुक जोड़ा गया
और वो परंतु जोड़ा गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, और उसमें भी वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने का विवरण दिया गया। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में चेंज और अनुच्छेद 326 में परंतु जोड़ा गया। क्लियर हो गया ना? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? तो यहां पर सीधा जवाब हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है ये रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए जो सलाहकारी समिति है इसका गठन करता है, और इससे संबंधी जोन की सीमा से चुने गए सांसद जो हैं इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है? इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है? बात हो रही है ध्यानाकर्षण सूचना प्रावधान। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ध्यानाकर्षण क्या है। तो देखिए, ये भारत की ही उपज है। इसमें सदस्यों को अविलंब लोक महत्व के विषय पर सरकार की विफलता या उसके द्वारा की गई लापरवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है, यानी वो सरकार को उसका ध्यान आकृष्ट कराती है। क्लियर? और आप सभी जानते हैं कि इसी तरह का एक प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव। तो यानी कि ये जो ध्यानाकर्षण सूचना प्रावधान है इसने किसके क्षेत्र को सीमित किया? स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय, तो याद रखिएगा अगर भारतीय संसद के सचिवालय की बात करेंगे तो ये सरकार से स्वतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 98 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 98। और अनुच्छेद 98 क्या कहता है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय होगा जो कि सरकार से स्वतंत्र होगा। क्लियर है? अनुच्छेद 98 में ये बात कही गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता को प्रतिबंधित किया गया। संप्रभुता का मतलब क्या हो? साधारण भाषा में अगर हम कहें तो संप्रभुता का मतलब है कि आपको अपने डिसीजन लेने की क्षमता स्वयं की हो, उसमें दूसरे का इंटरवेंशन ना हो। क्लियर है? अब भारतीय संसद की संप्रभुता को प्रतिबंधित कौन करता है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, न्यायिक समीक्षा। याद करिए, मैंने कई प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको यह बात हिंट किया है कि जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, जब वो भारतीय संविधान का सृजन कर रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में दी कि कोई भी पार्ट निरंकुश ना हो पाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सभी को लिमिटेड पावर दी है, किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं दी है। ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके वो निरंकुश हो जाए, यानी सबको लिमिटेड पावर है। इवन संसद की भी देखिए संप्रभुता को प्रतिबंधित की है। किससे? न्यायिक समीक्षा से। और न्यायिक समीक्षा में कैसे? तो यानी अगर संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर अगर अतिक्रमण संसद कोई विधि बनाकर करना चाहती है तो न्यायालय में पुनर्लोकन हो सकता है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ? संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। मौलिक अधिकार में इस पर डिटेल पर चर्चा हुई है। प्रश्न संख्या 35 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी जिन्हें स्पीकर चुना गया था? तो याद रखेंगे, प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका सही होगा, विट्ठल भाई पटेल। क्लियर है? यानी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल बने थे। क्लियर? वो 1925 से 30 तक जो है इनका कार्यकाल था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली भारत का अंशदान क्या है? तो देखिए, पूछा जा रहा है कि जो प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें भारत का क्या योगदान है? तो अभी आपने पढ़ा था कि जो शून्यकाल है ये भारत की देन है। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 37 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि संसद किसके द्वारा किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो याद रखिएगा, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? संसद सदस्यों के बिना, यानी संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। और कोरम संबंधी प्रश्न भी आपने पढ़ा है कि संसद के प्रत्येक सदन में जो कोरम है यानी न्यूनतम गणपूर्ति वो कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट अधिकार है उसका क्या अर्थ है? तो देखिए, अभी अवशिष्ट अधिकार से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसको मैंने कोरिलेट किया था और मैंने आपको वहां पर अनुच्छेद भी बताया था कि अनुच्छेद 248 के तहत संसद जो है वो अवशिष्ट जो विधायी शक्ति है इसके प्रावधान से कोरिलेट करती है। और मैंने अवशिष्ट शक्ति बताई थी कि जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं है उस पर अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद बना सकती है अनुच्छेद 248 की ताकत से। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी विकल्प से जाएगा, अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो यहां पर याद रखिएगा ए विकल्प से हो जाएगा। अगर संसदीय सरकार है तो उसमें कार्यपालिका से अधिक जो प्राथमिकता है वो किसको मिलती है? विधायिका को मिलती है। क्लियर है? विधायिका का मतलब व्यवस्थापिका, और ये कार्यपालिका पर क्या करती है? एक नियंत्रण स्थापित करती है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में जो व्यवस्थापिका यानी जो विधायिका है, इसका कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। क्लियर? और मंत्रिमंडल जो होता है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सदन से संबंधित आपने आमुख भी पढ़ा है, स्थगन भी देखा है और भंग भी, लेकिन यहां पर बर्खास्त करना ये संसद से संबंधित नहीं है। यहां पर प्रश्न संख्या 41 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, अगर हम भारतीय संसद की विशेषता की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 42 का बी विकल्प सही हो जाएगा 79 आर्टिकल के पावर से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? क्लियर? यानी आप सभी जो जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये प्रावधान कहां से लिया गया? तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? आयरलैंड से। यानी प्रश्न संख्या 43 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? यानी प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? शून्यकाल। शून्यकाल के संदर्भ में आपने पढ़ा है कि शून्यकाल क्या है? ये राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। क्लियर है? तो ये विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, यानी प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? तो देखिए, लोकतंत्र में अगर बात करेंगे प्रमुख विशेषता की, तो विशेष प्रमुखता किसको दी जाती है? नागरिकों को, हम भारत के लोगों को। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को जब मैं एलोबरेट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो तंत्र है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ? लोक के द्वारा। लोक का मतलब नागरिक, और आपकी प्रस्तावना भी स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। यानी जो इसका मूल है, इसकी जो आधार है, वो हम भारत के लोग हैं, और हम भारत के लोगों ने ही ये तंत्र एस्टैब्लिश किया और अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर दी कि आप इन पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्र को चलाएं। क्लियर है? तो इसकी प्रमुखता किसके पास है? भारत के नागरिक के पास। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? तो देखिए, हमने आपसे बताया था कि जो भारतीय संसद का जो प्रथम अधिवेशन है ये 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था, और स्वर्ण जयंती का मतलब 50 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को। यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को पूछने का भी मतलब यही था कि आपको ये 13 मई 1952 की ईयर याद है कि नहीं। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना होगा। ये संसद का अधिवेशन, यहाँ पर प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ 13 मई 1952 को। क्लियर है? और अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा का गठन, तो याद रखेंगे 17 अप्रैल 1952 को। क्लियर है? राज्यसभा का गठन 3 मई 1952 को। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, वैधानिक सत्ता का अधिकार पूछा जा रहा है, तो वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी संसद ही तो विधि बनाएगी, तो वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संसद को। इसलिए प्रश्न संख्या 47 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? क्लियर है? तो फिर वही स्थिति बन रही है कि भारतीय जो संसद है वो देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है, और ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि लोकसभा में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। देखिए, अब देखिए उसी तरह का प्रश्न था और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया, और देखिए ये प्रश्न के फॉर्मेट में। अब आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप आंसर जान रहे हैं। लोकसभा की बात हो रही है और प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे, तो मैंने आपसे कहा था कि शून्यकाल के पहले का समय क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। ये बैठक के प्रथम घंटे की बात कर रहा है, उसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल का समय। प्रश्न संख्या 49 का बी विकल्प सही है। और देखिए, शून्यकाल का भी राजनीतिक अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, इसीलिए विकल्प ए में उसको दे दिया कि जैसे आप शून्यकाल दें और तुरंत आंसर करें और तुरंत गलत हो जाए। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि लोकसभा में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे की बात कर रहा है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है 12 से 1 का लोकसभा में, जिसको शून्यकाल के बारे में जाना जाता है। क्लियर है? आपको ये गलत नहीं करना है, क्योंकि हर चीज को जितना आसानी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है वो पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपना कीमती समय देकर पढ़ते हैं। इस बात का इल्म मुझे बहुत अच्छे से, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जब क्लास चले तो केवल और केवल टॉपिक पर चर्चा हो, कहीं इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि आपका ये समय कीमती है। और चर्चा तो आपके सिलेक्शन के बाद आपके साथ खूब होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मुख्य उद्देश्य आपका और हमारा ये होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50
पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये आप सभी जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये पावर कहां से मिलती है? अनुच्छेद 87 के सब क्लॉज 1 से, अनुच्छेद 87 के सब क्लॉज 1 से। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लिखा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये बात सही है। जब आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना होगा तो उसमें संसद किन किन बातों को आह्वान करे, उनके कारणों के विषय में ही उस पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से। क्लियर है? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, किस आधार पर? तो यहाँ पर देखिए, जो सरकार का संसदीय या अध्यक्षीय रूप में वर्गीकरण है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि निर्णायक मत का मतलब क्या है? तो आप पढ़ चुके हैं। निर्णायक का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों की स्थिति समान हो गई, यानी समान मत हो गए, तो निर्णायक वोट डालने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 का डी विकल्प सही हो जाएगा। जब दोनों पक्ष टाई हो जाए तो वो निर्णायक मत उसमें देना होता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि कब संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं, कौन? तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक रूप से बात हो रही है, तो याद रखिएगा शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। क्लियर है? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 54। देखिए, शून्यकाल को कैसे घुमा फिरा के कई बार पूछा गया, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देते हैं यदि वो सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने? तो इसको 2 माह कहें या 60 दिन। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 54 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल के द्वारा? तो अनुच्छेद 101 के सब क्लॉज 4 के द्वारा। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 101 के सब क्लॉज 4 के द्वारा अगर कोई भी संसद सदस्य संसद की बिना अनुमति के 60 दिन तक अगर संसद में वो नहीं है तो वो संसद सदस्यता उसकी जा सकती है। क्लियर है? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 267 का सब क्लॉज 1। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 का सी विकल्प सही हो जाएगा और यह पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट आप याद रखेंगे। और जो इसका गठन है ये किसी अत्यावश्यक या आकस्मिक जो प्रकृति के व्यय हैं उसके लिए इसका गठन किया गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा में होंगे। तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा, संसद सदस्य को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित कोई अगर नियुक्त व्यक्ति है तो वो संसद सदस्य को शपथ दिलाता है। यानी प्रश्न संख्या 57 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 99 में वर्णित है। क्लियर? अनुच्छेद 99 कहता है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति संसद सदस्य को शपथ दिलाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका कहां पर दायर की जा सकती है? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, उच्च न्यायालय। यानी संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संदर्भ में जो चुनाव याचिका है वो उच्च न्यायालय के सामने दायर की जा सकती है। क्लियर? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 यानी आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण कहाँ देता है? एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी आर्टिकल 87 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 का डी विकल्प सही हो जाएगा। एक साथ संवेद संसद के सदनों में 87 के तहत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि संयुक्त सत्र अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और इसी अनुच्छेद 108 के सब क्लॉज 5 में इस तरह की व्यवस्था दी गई। और अनुच्छेद 108 का सब क्लॉज 5 कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है
और इसके बाद लोकसभा विघटित हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त बैठक हो सकेगी, विधेयक व्यवगत नहीं होगा बल्कि उसे पारित किया जा सकेगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 60 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 108 के सब क्लॉज 5 के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहली बार दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस संदर्भ में, किस विधेयक के संदर्भ में हुई थी? तो याद रखिएगा वो विधेयक था दहेज उन्मूलन विधेयक 1959। यानी प्रश्न संख्या 61 का ए विकल्प से हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 यानी 1959। इस टॉपिक पर मई 1961 में पहली बैठक आयोजित की गई थी। यानी ये जो पहली बैठक हुई ये कब हुई? मई 1961 में। ये भी बात। और किस मैटर पर? तो दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 के संदर्भ में। क्लियर है? ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत यानी लैप्स हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? इसके संदर्भ में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 107 का सब क्लॉज 3। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 107 का सब क्लॉज 3 है और अनुच्छेद 107 का सब क्लॉज 3 कहता है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत नहीं होते हैं। क्लियर है? सत्रावसान के कारण संसद में अगर कोई लंबित विधेयक है तो वो लैप्स नहीं होता है, व्यवगत नहीं होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 3 के तहत। तो इस आधार पर पहला कथन गलत हो गया। अब देखिए दूसरा कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। ध्यान से सुन लीजिए कि राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है और लोकसभा के विघटन पर भी वो व्यवगत नहीं होगा। क्लियर है? ये किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 4 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 4 के तहत है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 62 का दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 62 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगर चर्चा अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 पर हो गई है तो मैं यहां पर चर्चा अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 5 पर भी करके इस टॉपिक को होलिस्टिक अप्रोच से लेना चाहता हूं। अनुच्छेद 107 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा में लंबित या लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर लोकसभा में कोई लंबित है या कोई पारित है लेकिन राज्यसभा में लंबित है और ऐसे में अगर लोकसभा विघटन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो विधेयक व्यवगत हो जाएगा यानी लैप्स हो जाएगा। ये कहां दिया गया? अनुच्छेद 107 के सब क्लॉज 5 में। ये तीनों आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 107 का सब क्लॉज 3, 4 और 5। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिए बजट के संदर्भ में पूछा जा रहा है। यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया? पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला कह रहा है कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? समेकित निधि का मतलब क्या है? संचित निधि की बात हो रही है। क्लियर है? और संचित निधि को जो प्रभारित व्यय है ये संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्लियर है? ये किसमें है? ये अनुच्छेद 113 के सब क्लॉज 1 में है। क्लियर है? केवल उस पर चर्चा हो सकती है। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखेंगे, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला भी देख लीजिए, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये भी बात सही है। और अगर अगले स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है कि संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये भी यहां पर सही है। तो प्रश्न संख्या 63 का बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान किस प्रकार से संघ सरकार को अनुमति देता है? तो याद रखिएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। यानी प्रश्न संख्या 64 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यानी लेखानुदान संघ की सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगर इसके संदर्भ में अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखेंगे अनुच्छेद 116 के तहत। यानी अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक को पारित न होने की स्थिति में संघ सरकार को धन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 116 के तहत। क्लियर है? ये बात स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान। तो याद रखिएगा अगर हम व्यय के अनुमान की बात करें
तो इसके लिए अनुच्छेद 113 का सब क्लॉज 2 है और अनुच्छेद 113 का सब क्लॉज 2 कहता है कि व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष यानी लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 65 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, अनुदान का अनुरोध। क्लियर है? किसके तहत? अनुच्छेद 113 के सब क्लॉज 2 के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में सम्मिलित है। तो देखिए जो सामान्य वित्तीय विधायन है इसमें बजट का प्रस्तुतिकरण आता है, बजट पर चर्चा आती है, विनियोग विधेयक को पारित करना आता है, लेखा अनुदान नहीं आता है और वित्त विधेयक को पारित करना आता है। यानी यहाँ पर सामान्य वित्तीय विधायन में लेखानुदान नहीं आता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो लेखानुदान है ये प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के साथ अनुच्छेद 116 में वर्णित है। यानी लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान ये सभी अनुच्छेद 116 में वर्णित हैं और ये सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में सम्मिलित नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का डी विकल्प सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में सम्मिलित होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो देखिए अगर हम संघीय बजट की बात करें तो यहाँ पर संघीय बजट में कटौती प्रस्ताव आता है। क्लियर है? कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है कि बजट में पेश होने वाले अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्य को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं। ठीक है? और ऐसे को क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है? तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि अच्छा अन्य जो विकल्प है जरा अगर इस पर भी हम चर्चा कर लें तो जैसे निंदा प्रस्ताव दिया है, तो निंदा प्रस्ताव में क्या है? सरकार की दोषपूर्ण नीतियों में सुधार के लिए यह निंदा प्रस्ताव आता है। अगर हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो इसमें जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय हैं उस विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये आता है और याद रखिएगा ये औपचारिक कथन के तहत इसको लाया जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को। कटौती प्रस्ताव तो आपने देख लिया कि संघीय बजट के संदर्भ में। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो स्थगन प्रस्ताव भी किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लाया जाता है। क्लियर? तो ये सभी आपने विकल्प देख लिए। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी देखिए स्थगन प्रस्ताव था, तो स्थगन में क्या था कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, यानी ये मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण है, तो ये सही है। अगला करा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल आप जान रहे हैं कि प्रत्येक सदन की बैठक का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है और दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक में 1 घंटा इसके लिए होता है और इसमें प्रश्नोत्तर होता है, तो यानी ये भी मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण है, तो ये भी सही है। अगला करा कि अनुपूरक प्रश्न। अब अनुपूरक प्रश्न क्या है? ये संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न की सामान्यतः मंत्रियों से ये पूछे जाते हैं और ये जो अनुपूरक प्रश्न है इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित और तीसरा होता है अल्प सूचना। ठीक है? यानी अनुपूरक प्रश्न में ही 3 श्रेणी है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। क्लियर? तो ये भी मंत्री के कृत्यों पर नियंत्रण है, तो यहाँ पर तीनों ये मंत्री के कृत्यों पर नियंत्रित कर रहे हैं। आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 68 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 69। पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। देखिए गिलोटिन का अर्थ होता है समापन। ठीक है? गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? समापन। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आवंटित समय को समाप्त कर देना। ठीक है? राज्यसभा में सभापति द्वारा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और मत लिया जाना। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ये इससे किसका अर्थ होता है? ये गिलोटिन का अर्थ होता है। यानी प्रश्न संख्या 69 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, यानी सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव के तत्काल उसको मत ले लेता है उस पर, तो उसको क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। यानी चर्चा प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 70। पूछा जा रहा है कि इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? तो याद रखिएगा आधिक्य बजट की जो संस्तुति है वो तेजी के दौरान की जाती है। यानी प्रश्न संख्या 70 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि तेजी के दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। और इससे होता क्या है? तो इससे समग्र मांग को कम करने और मुद्रास्फीति की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि आधिक्य बजट की संस्तुति तेजी के दौरान होती है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 और पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। यानी प्रश्न संख्या 71 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो संसद बनती है वो
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। क्लियर है? अगला कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ये बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 72 का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 73, पूछा जा रहा है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। ये प्रश्न अच्छा है और कई बार इसको विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। जरा आज इसको कोरिलेट कर लीजिए। संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए संसद के अधिकारियों में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति सम्मिलित हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति सम्मिलित हैं और इनकी व्यवस्था किसमें है? आर्टिकल 89 में। दूसरी बात कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 93 में। इसके बाद जो संसद का सचिवालय है जो आर्टिकल 98 के तहत है, ये भी संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने एक्सप्लेन किया संसद के अधिकारियों में, इसमें चारों उसमें सम्मिलित हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 73 का जो सही होगा वो विकल्प डी सही हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 74 कथन से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि सही कथन को आपको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आप याद रखेंगे कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 इसके तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद के लिए सदस्यता के लिए निर्हरता से छूट प्रदान करता है। क्लियर है? अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उपर्युक्त अधिनियम का मतलब कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 इसे 5 बार संशोधित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 को 1993 में, फिर 1999 में, फिर 2000 में, 2006 में और 2013 में इसे 5 बार संशोधित किया गया। क्लियर? अगला कह रहा है कि शब्द लाभ का पद ये भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया, हालांकि इस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है कई अनुच्छेद में, लेकिन लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 का ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 भी कथन टाइप का प्रश्न है और इसमें सही कथन को आपको फाइंड आउट करना है। पहला कह रहा है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में विकृत है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर संयुक्त बैठक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगला कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था किस विधेयक को लेकर ये हुई थी, तो दहेज निवारक निरोध विधेयक 1959 यानी 1959 यानी दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर ये प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी जो कि मई 1961 में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने पर हुई थी। तो देखिए जो दूसरी बैठक हुई थी ये बात बिल्कुल सही है कि बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 ये कब से संबंधित है? 1977 है और इसके लिए जो दूसरी बैठक हुई थी वो 1978 में हुई थी। यानी जो दूसरी संयुक्त बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1978 में। याद रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी प्रश्न संख्या 75 का डी विकल्प सही हो गया। तो पहला आपने देखा दहेज निरोधक विधेयक 1959 और इस पर जो पहली बैठक हुई वो 1961 में हुई। दूसरा जो संयुक्त बैठक का टॉपिक था वो था बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 और इस पर जो बैठक हुई वो मई 1978 में हुई। और जो तीसरी संयुक्त बैठक थी वो बैठक आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 पर आधारित थी जो कि मार्च 2002 में हुई थी। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 76 और पूछा जा रहा है कि संघ की सरकार के संदर्भ में इन कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता। ये सीधे सीधे गलत है। आप पढ़ चुके हैं, आपको मैंने बताया था कि बजट को तैयार करना और उसे संसद में प्रस्तुत करने की जो जिम्मेदारी है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग आर्थिक कार्य विभाग की जिम्मेदारी किसकी है? आर्थिक कार्य विभाग की। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए लिख रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। ये आप पढ़ चुके हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो संचित निधि का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 266 के सब क्लॉज 1 में, यानी अनुच्छेद 266 के सब क्लॉज 1 में संचित निधि का प्रावधान है और कहा गया कि संसद की अनुमति के बिना आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। अगला कह रहा है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, यानी भारत की संसद की ऑथराइजेशन की आवश्यकता होती है। देखिए अगर हम लोक लेखा की बात करें तो लोक लेखा के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? लोक लेखा के संदर्भ में अनुच्छेद 266 का सब क्लॉज 2 है, यानी संचित निधि के संदर्भ में अनुच्छेद 266 का सब क्लॉज 1 है और लोक लेखा के संदर्भ में अनुच्छेद 266 का सब क्लॉज 2 है। और इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशि जमा की जाती है और इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि इसमें आती है। और जहां तक
धन निकालने की बात है तो लोक लेखा से धन निकासी जो है वो संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस निधि पर नियंत्रण किसका होता है? कार्यपालिका का। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यानी अगर लोक लेखा से पैसा अगर आपको निकालना है तो लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वहीं संचित निधि से निकालना है तब आपको संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 77। पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषयक उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी जो धन विधेयक की परिभाषा में जो विषय है वो उसमें शामिल नहीं है, तो उसे ऐसी कंडीशन क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यदि उसमें धन विधेयक के संदर्भ के विषय नहीं है तब आप ऐसी स्थिति में संसद के किसी भी सदन में उसका प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें धन विधेयक संबंध प्रावधान होता तब आप क्या करते? तब आप उसको केवल लोकसभा में ही रखते। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाए। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 नीचे है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो अगर हम धन विधेयक की परिभाषा में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है? तो देखिए टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, ये शामिल है। बिल्कुल सही है। धन की उधारी का विनियमन करना, ये भी शामिल है। भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, ये भी शामिल है। और भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सभी इसमें शामिल है धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? ये सभी धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 का ई विकल्प से हो जाएगा। यानी इनमें से कई, यानी ये जो सभी हैं ये सभी धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आर्टिकल 110 में शामिल है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 79। यहां पूछा जा रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में आपको इन कथन की सत्यता की जांच करनी है। पूछा जा रहा है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया। ये तो एकदम गलत हो गया। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गैर सरकारी विधेयक होता क्या है। देखिए गैर सरकारी विधेयक उसको कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जब किसी मंत्री के द्वारा संसद के पटल पर कोई विधेयक रखा जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्लियर है? अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक को पारित किया गया। देखिए यहां पर पहली बार लिखा है, ये गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। कितने विधेयक? 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं और यहाँ पहली बार करा था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और किस आधार पर गलत है ये मैंने यहाँ पर बताया, और ये भी बताया कि इसका सही आधार क्या होना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 79 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि संसद के विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। पहला लिखा है कि नवीन राज्य के गठन के संदर्भ में अगर कोई विधेयक है तो ये बात सही है कि अगर कोई नवीन राज्य का गठन हो रहा है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, तो ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निश्चित हो उसकी भी राष्ट्रपति से पूर्व सहमति आवश्यक है। अगला कह रहा है कि राज्यों की अगर सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक है तब भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। और यदि कोई धन विधेयक है तब भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। यानी इन चारों कंडीशन में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, इसलिए प्रश्न संख्या 80 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में पूछा जा रहा है कि संसद और संविधान साधन नहीं है। किसके साधन नहीं है? तो ये विधिक न्याय के साधन नहीं है। याद रखिएगा संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं। और विधिक न्याय का साधन कौन है? तो याद रखिएगा अगर नागरिकों को विधिक न्याय दिलाना है तो उसके लिए हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी विधिक न्याय की व्यवस्था किसके तहत? न्यायपालिका के तहत। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 81 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और आपने ये कई बार पढ़ा भी है कि हमारी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की गई है। क्लियर? और विधिक न्याय न्यायपालिका के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है। पहला कह रहा है कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी भारतीय संसद चाहे तो पूरे भारत के लिए या भारत के किसी विशेष हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक, ये किसमें है? तो ये आर्टिकल 245 में। अगला कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में
उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 82 का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 83, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो सही कथन है उनकी जांच करिए और किस संदर्भ में जांच करनी है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है इस संदर्भ में। तो देखिए संसदीय विशेषाधिकार की बात की जा रही है, तो इसमें पहला लिखा है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, और संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किसी भी मतदान के संदर्भ में गिरफ्तारी से मुक्ति है। तो आप पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 में। क्लियर है। मैंने शुरुआत में इसको कोरिलेट किया था कि अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि संसद या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा कही गई बात के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, तो ये भी उस संसद सदस्य का विशेषाधिकार है, यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 83 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 84, और प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ये बात सही है, आप पढ़ भी चुके हैं। और इसके लिए किस आर्टिकल को आपने पढ़ा था, अनुच्छेद 253 को। तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा कह रहा है इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी ये तर्क देके आप उसको अवैध नहीं ठहरा सकते हैं कि ये राज्य सूची का विषय। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं प्रश्न संख्या 84 के। आइए आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संसद की कार्यवाही के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला लिखा है कि संसद को सदन की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सदन चाहे तो संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा सकती है। अगला कह रहा है कि संसद की गैलरी में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो ये भी यहाँ पर सही है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 85 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 86, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कटौती प्रस्ताव के एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीति कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और टोकन कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव के प्रकार में तो हैं, लेकिन सटीक कटौती प्रस्ताव जो है ये कटौती प्रस्ताव का प्रकार नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 86 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, और कटौती प्रस्ताव में होता क्या है, संसद की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा ये अस्वीकृति दर्शाता है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87, पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले एक प्रश्न का प्रकार होते हैं और संसद में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो इन प्रश्नों को क्या कहते हैं, इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। इन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है, यानी अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है और कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। याद करिए, जब मैंने आपको अनुपूरक प्रश्न को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपसे बताया था कि जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और ये 3 श्रेणी में होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। और इसमें अतारांकित वे होते हैं जो कि लिखित फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और इनका कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। क्लियर है। अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है संसदीय समितियां, यानी संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्नों को अब देखा जाएगा। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। जो प्राक्कलन समिति है वो यहां पर सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अब जरा इसको समझ लीजिए कि किस आधार पर ये सबसे बड़ी है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इस तरह के प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। देखिए प्राक्कलन समिति का एक और नाम लिखा जाता है आकलन समिति। क्लियर है। तो आकलन समिति लिखा है या प्राक्कलन समिति, बोथ आर सेम। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी। क्लियर है। याद रखिएगा, इस समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है इसमें संख्या 30। और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये 30 सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक, यानी प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और 30 लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अब यहाँ पर देखिए विकल्प, अब ये प्रश्न का आंसर हो गया, बी विकल्प सही है। जरा अन्य विकल्पों को भी यहीं कवर कर लीजिए। अगर हम लोक लेखा समिति की बात कर लें तो लोक लेखा समिति में
कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 और 7 का रेशियो होता है। किसका? 15 और 7 का, यानी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से। ठीक है, इसी तरह से जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, यानी ये भी, इसमें भी 15 और 7 का रेशियो होता है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि जो प्राक्कलन समिति है, यानी आकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही होगा। और मैंने बताया कि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं, तो यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी ये जो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। लेकिन जो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये क्या करता है, जिसको आप कैग कहते हैं, ये संघ और राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण करने का कार्य करता है। क्लियर है? तो ये यहां पर ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कुछ अगर आप अपवाद को छोड़ दें, तो कुछ अपवाद को छोड़ देंगे तो लगभग सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्यों का अनुपात होता है वो क्रमशः 2 और 1 का होता है। यानी प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति लिखा हो या एस्टिमेट कमेटी लिखा हो, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से आते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। क्लियर हो गया? अगला देखिए, और मैंने ये भी आपसे बताया कि जो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, लोक लेखा समिति, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राक्कलन समिति को आकलन समिति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोक लेखा समिति को इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर है? और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। क्लियर है? और ये जो समिति है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है, इसी को आधार मानकर लोक व्ययों का परिरक्षण करती है। क्लियर है? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा कि शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। क्लियर है? एक बात और पूछी जाती है कि जो लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, एक सामान्य प्रैक्टिस है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से 1967-68 से ये प्रथा आ गई कि विपक्ष के जो लोकसभा के सदस्य होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, और इनके अध्यक्ष को चुनते कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? ये बातें भी आप इसके साथ याद रखेंगे। ए विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक का मतलब लोक लेखा समिति की बात हो रही है। क्लियर है? लोक लेखा समिति अपनी आख्या किसको देगी? आख्या संसद को प्रस्तुत करती है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देगी? तो अभी आपने पढ़ा संसद को, और संसद में किसको? लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। यानी प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो मैंने कोरिलेट करा दिया कि जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो मैंने आपसे बताया, प्राक्कलन समिति हो लिखा हो या आकलन समिति हो या एस्टिमेट कमेटी लिखा हो, आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो देखिए, यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में संसदीय समिति का गठन नहीं हुआ है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लेकर अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। क्लियर है? यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि जो 2G स्पेक्ट्रम कांड हुआ था, उसकी जांच के लिए जो संसद की संयुक्त समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये उस समय का करंट से संबंधित था। आप जान लीजिए कि जो 2G स्पेक्ट्रम कांड के लिए जो संसदीय समिति थी, उसकी अध्यक्षता पीसी चाको ने की थी। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी। उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अगला देखिए,
प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण किसके करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। यानी प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प से हो जाएगा कि जो भारतीय संसद है ये संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अब जैसे उदाहरण अगर मान लीजिए, तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर ही चर्चा की है कि अगर मान लीजिए कि लोक वित्त पर नियंत्रण करना हो, तो लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए क्या है, 3 प्रकार की समिति आप पढ़ चुके हैं। एक है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दूसरा आपने पढ़ा प्राक्कलन समिति जिसमें 300 सदस्य लोकसभा से, और तीसरा आपने पढ़ा लोक उपक्रम, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ये जो तीनों कमेटी है ये लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए संसदीय समिति है। क्लियर? तो ये उदाहरण भी आपने देख लिया, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो देखिए संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति है ये संसद की स्थायी समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति ये संसद की स्थायी समितियां हैं। क्लियर है? डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि एक सामान्य प्रैक्टिस के तहत 1967-68 से ये होने लगा कि जो विपक्ष दल है वो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसके वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष महोदय। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प से हो जाएगा कि विपक्षी दल का लोकसभा सदस्य लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए इस पर चर्चा हो चुकी है कि जो भारत की संसदीय समितियां हैं इनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति है ये लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। क्लियर है? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए पूछा जा रहा है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति बनती है तो उसको कहा जाता है तदर्थ समिति, और तदर्थ समिति को इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तो और अच्छे से कोरिलेट करेंगे एडहॉक कमेटी। एडहॉक का मतलब होता है परमानेंट नहीं, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कम समय के लिए या किस समय विशेष के लिए उस कार्य को करना। तो यहाँ पर भी है कि संसद अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसको कहते हैं तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। क्लियर है? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए कई बार अगर आपको टर्म हिंदी के क्लियर ना हो तो आप उसका इंग्लिश पोर्शन जरूर चेक कर लिया करें, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, तो आपने देखा है कि सार्वजनिक लेखा समिति यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। अब इस पर चर्चा भी होती है, ये स्थायी समितियां हैं। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला लिखा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने सम्मिलित होते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाए। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि जो लोक लेखा समिति होती है इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यानी इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर? आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया कि यहाँ पर आपको इन कथनों की सत्यता की जांच करनी है और जो कथन सत्य हैं उनको फाइंड आउट करना है। पहला लिखा है कि लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से के जो सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ठीक है? अब ये सही क्यों है? क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की समिति जो है उसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे, और जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। क्लियर है? अगला देख लीजिए। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर है? यानी याद रखेंगे कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। अगला है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा है लोक लेखा समिति। अभी आपने पढ़ा था ना, ये लोक लेखा समिति कैसी है? लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए। यानी कैसी समिति होगी? वित्तीय समिति। यानी यहाँ पर ए को आप किससे कोरिलेट कर लेंगे? तीसरे से। दूसरा लिखा है याचिका समिति।
याचिका समिति कैसी होती है? ये एक कार्यकारी समिति होती है। याचिका समिति कैसी होती है? कार्यकारी समिति होती है, यानी बी को आप चौथे से कोरिलेट करेंगे। तीसरा लिखा है कि स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, यानी अगर स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति की बात करें तो ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति है ना, यानी ये कैसी होगी? तदर्थ समिति, यानी एडहॉक समिति होगी, यानी यहाँ सी को आप पहले के साथ कोरिलेट कर लेंगे। क्लियर? अगला है विभागीय समितियां। जो विभागीय समिति होती है इसको स्टैंडिंग समिति का, ठीक है, यानी डी को आप तीसरे के साथ दूसरे के साथ, डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी विभागीय समिति को किसके साथ? स्टैंडिंग समिति के साथ करेंगे। और यहाँ पर जो सही कूट बन रहा है वो 3 4 1 2 का बन रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 के आधार पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में नहीं किया जाता। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता किस कमेटी में? तो सबसे पहली कमेटी तो आप जानते हैं प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, या उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी। यानी यहाँ पर जो दूसरा है ये तो सीधे सीधे सही हो जाएगा ना कि एस्टिमेट कमेटी जो है ये राज्यसभा इससे संबंधित नहीं होती है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। पहला लिखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब देखिए यहाँ किया क्या है कि जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि लोक लेखा समिति, और मैंने आपको बताया था कि लोक लेखा समिति को इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ इन्होंने क्या किया कि उसका जो इंग्लिश फॉर्म है उसी को देवनागरी लिपि में लिख दिया। अब ये प्रश्न देखने में बड़ा टिपिकल दिखेगा, लेकिन ये बहुत साधारण है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये क्या है? ये 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी ये राज्यसभा से संबंधित है। और अगर हम सार्वजनिक उद्यम कमेटी की बात करें तो ये 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी ये भी राज्यसभा संबंधित है। तो राज्यसभा के सदस्यों से संबंध कौन नहीं है? एस्टिमेट कमेटी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ केवल दूसरा यहाँ पर सही। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और संसद को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम या उपनियम या उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद को प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। ये किस समिति के द्वारा बताई जाती है? ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा, ठीक है। यानी ये जो अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान समिति है ये उन नियमों या विनियमों या उपनियम या उपविधियों को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण के लिए निर्मित की जाती है। क्लियर है? और ये जो अधीनस्थ विधानी समिति है यही संसद को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियां हैं इनका प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है। क्लियर है? ये बात इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ के आपको अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के बारे में बताया। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का जो पुनरीक्षण है वो निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समिति, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि वित्त आयोग, ये इनके लिए नहीं करते, यानी ये वित्त आयोग इसमें नहीं शामिल होगा। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग, ये भी नहीं है, और नीति आयोग भी नहीं। क्लियर है? यानी यहाँ पर केवल संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां ही भारत में दूरसंचार, बीमा और विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करने का कार्य करती हैं। यानी आप प्रश्न संख्या 24 में ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा ही इसमें शामिल होगा। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहाँ पर समितियों से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगला टॉपिक है संसदीय अधिनियम। तो आइए हम लोग संसदीय अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहली बार अधिनियमित कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में अधिनियमित हुआ था। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये 1954 में अधिनियमित हुआ था। अगर ये पूछा जाता कि ये कब प्रभावी हुआ था तो याद रखिएगा ये प्रभावी हुआ था 1955 में। ठीक है? अगर प्रभावी पूछा जाएगा तब आपका जवाब क्या होगा? 1955 में। क्लियर है? तो दोनों बात याद रखेंगे कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में अधिनियमित हुआ और इसे प्रभावी किया गया 1955 में। क्लियर है? अगला देखिए, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की तो इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय, संक्षिप्त विचारणीय और असमनीय प्रकृति के होंगे। तो यानी इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि सिविल
अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय होंगे। बी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो देखिए, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अभी आपने पढ़ा 1955, ये संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। तो याद रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। यानी प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प से हो जाएगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा 1989 में स्वीकृति मिली। इसके बाद ये जो अधिनियम है, ये कब प्रवृत्त हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1990 को ये प्रवृत्त हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम से संबंधित हैं 1996 से, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे कि पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजाति लोगों के शोषण से मुक्ति की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर है? और इस अधिनियम का ये उद्देश्य नहीं है कि जनजाति क्षेत्रों का स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना। यानी यहां पर क्या है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य नहीं था। यानी जो पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 था, इसका ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि जनजाति क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, बल्कि ये स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और जनजाति लोगों के शोषण से मुक्त कराना इसका मूल उद्देश्य था। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि संसद की सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो देखिए, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसे लोकसभा से तो 11 मई 1905 को और राज्यसभा से 12 मई 1905 को स्वीकृति मिली और इसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे स्वीकृति मिली। यानी प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को स्वीकृति मिली और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि प्रभावी कब हुआ, तो याद रखिएगा ये पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। ठीक है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कैसा अधिकार है। तो देखिए, आपको यह पता है कि ये संसद के अधिनियम द्वारा पारित किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी संसद ने इसे अधिनियम के तौर पर पारित किया, तो ये कैसा अधिकार हो जाएगा? उस आधार पर एक विधिक अधिकार हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक बात जरा कोरिलेट करिए कि यहां पर विकल्प सी में देखिए ए और बी दोनों लिखा है। अगर केवल विधिक अधिकार होता अलग अलग, यानी यहां पर मूल अधिकार से उसको कोरिलेट करने वाला कोई विकल्प नहीं होता, ऐसी कंडीशन में आप सीधे विधिक अधिकार लगाते, क्योंकि भाई ये संसद के अधिनियम के द्वारा बना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इस सूचना के अधिकार अधिनियम को अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मूल अधिकार माना है। तो इस आधार पर यहाँ पर विकल्प भी मौजूद है, इसलिए आप सी विकल्प को चयन करेंगे कि ये मूल अधिकार और एक विधिक अधिकार है। सामान्य तौर पर तो ये विधिक अधिकार है क्योंकि संसद के अधिनियम द्वारा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर सी विकल्प आपका हो जाएगा, ये मूल अधिकार भी हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, यानी आप कैसे सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का अधिकार नागरिकों को दिया गया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। यानी प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो याद रखिएगा, ये जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में अधिनियमित हुआ था, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इसे पूछा जाए कि ये कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावी हुआ। कब? 25 अक्टूबर 1980 को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है हिंदू विवाह अधिनियम। देखिए, ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये 1955 से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला लिखा हुआ है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये भी यहां सही है। अगला लिखा है
सी विकल्प में कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के स्थान का आरक्षण प्रदान करती है। देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये शहरी क्षेत्र से संबंधित है ही नहीं। ये किससे संबंधित है? ये पंचायत से संबंधित है, और जो शहरी क्षेत्र से संबंधित है वो है 74वां संविधान संशोधन। इस आधार पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? और जो सती निरोध अधिनियम है वो कौन है? 1987। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे आप। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि यहां पर निम्नलिखित में से आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा है भारतीय शस्त्र अधिनियम। देखिए, जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है वो 1878 का है, यानी आप ए को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। बी में लिखा है शाही पद अधिनियम। ये जो शाही पद अधिनियम है ये 1876 से संबंधित है। क्लियर है? यानी आप बी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। अगला दिया है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। तो ये जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है ये 1861 से संबंधित है। कब से? 1861 से, यानी सी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और जो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम है ये 1869 से संबंधित है, यानी डी को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। और जो सही कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2143। और 2143 के आधार पर जो सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का वो हो जाएगा डी विकल्प। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण संबंधी जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो यहां पर दो बातें आप समझ लीजिए कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है वो अधिनियम तो है 2005। क्लियर है? वो अधिनियम कौन सा? 2005। यहां पूछा जा रहा है कि उसे कब लागू किया गया, तब आपका जवाब होगा 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है? 26 अक्टूबर 2006 को, यानी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, यानी प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो देखिए, सामाजिक अधिनियम कौन नहीं है? यहां पर विकल्प ए जो मीशा लिखा है, MISA। ये जो मीशा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये क्या है? ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है? मीसा। और इसको कब अधिनियम है ये 1971 में बना था और इसे 1977 में निरस्त कर दिया गया था मीसा को। ये भी बात आप याद रखेंगे कि ये अधिनियम 1971 में बना और 77 में निरस्त हो गया। ये सामाजिक अधिनियम नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो यहां पर पहला कहा जा रहा है कि सूचना की पारदर्शिता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सूचना का प्रकटन यानी उसको देना, और संसूचित नागरिकता ये भी है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, तो ये भी इसमें शामिल है। यानी यहाँ पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में ये सभी चीजें हैं, यानी यहाँ पर क्या है? आपका चारों सही है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MKSS के नाम से जानते हैं, ये एक सामाजिक आंदोलन है जो भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है इसका संबंध RTI अधिनियम से। RTI अधिनियम ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से ये संबंधित है। कौन सा संगठन? मजदूर किसान शक्ति संगठन, यानी MKSS। अब ये प्रश्न उठता है कि जो MKSS है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1987 में हुई। और इससे संबंधित कौन कार्यकर्ता है? तो इनके संबंधित है अरुणा राय, निखिल डे और शंकर सिंह। ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका संबंध मजदूर किसान शक्ति संगठन अर्थात MKSS से है, और ये संगठन RTI अधिनियम से संबंधित है। इसीलिए एक प्रश्न आपने किया था जिसमें पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से सम्मिलित है, तो वहां पर अरुणा रॉय ऑप्शन में थी, तो आपने उसको आंसर टिक किया था। क्लियर? आपको याद आ रहा होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा केस पूछा जा रहा है, तो यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ये जो नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद है ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण में लिखा रहा है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों की यात्रा करनी होगी। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति का एवं विस्तार के निर्धारण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो यहां पर इस बात को बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 है, इसमें जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति को विस्तार और उनके निर्धारण की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का अगर प्राधिकारी पूछा जाए तो वो कौन होगा? ग्राम सभा। यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि उसको प्रारंभ करने का, प्रक्रिया को प्रारंभ करने का कौन प्राधिकारी है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तो प्राधिकारी आपने ग्राम सभा देख लिया, इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20। ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, जरा इसको देखिए। किस संदर्भ में? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसके अनुरूप सही है? पहला लिखा है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है? देखिए, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, इसका मतलब हो गया कि ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। और जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। तो यानी ये इसी के अनुरूप हुआ, यानी ये यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, लिखा है कि अनुच्छेद 275 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधान के अनुदान के अनुरूप है, तो ये बिल्कुल गलत। यहाँ पर पर्यावरण के संदर्भ में बात हो रही है। और अगला करा है कि अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों, ये उससे संबंधित, ये संदर्भ देखिए, संदर्भ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर मैंने अभी चर्चा की है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की। एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, यानी एनजीटी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2010 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2010 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इसमें पहला कथन कर रहा है कि इसको ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनाया गया था, तो ये तो इसी तरह सही है क्योंकि ये अधिनियम 1894 का है। अगला कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपने जब ये कहा कि ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 था, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने से नहीं है, तो ये प्रश्न उठेगा कि भाई इसका फिर क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, इसका मूल उद्देश्य जो था वो भारत में सार्वजनिक संस्थानों या संगठनों या कंपनी या उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून बनाना। ठीक है? ये उससे संबंधित है। क्लियर है? ये इसको आप ध्यान में रखेंगे, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि इस अधिनियम को 2013 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन करने की व्यवस्था के लिए इसको अब चेंज कर दिया गया, यानी अब ये 2013 से इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 से इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। किसे? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को। ये बात भी आप इसी के साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिकार। तो देखिए, राजद्रोही सभाओं को जो रोकने के अधिकार से संबंधित अधिनियम था, ये 1907 में आया था। ये पहला ही जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है? यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है, ये 1907 में आया था। अगला भी देख लीजिए कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, तो ये 1908 में आया था। अगला है कि भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, ये भी 1908 से संबंधित है। अगला है कि समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम, ये 1908 से ही संबंधित है। यानी यहाँ पर बी, सी और डी में जो अधिनियम है ये 1908 से संबंधित है, और जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है ये 1907 में आया था। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये आरओ के प्रीलिम्स 2016 के री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि जो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों को प्राप्त हुआ? तो देखिए, लॉकडाउन के समय क्या क्या था? तो लॉकडाउन के समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके अलावा क्या क्या था? इसके अलावा एपिडेमिक डिजीजेंस एक्ट 1897 था, यानी यहाँ पर चौथे में जो दिया है। ठीक है? यानी यहाँ पर दूसरा और चौथा ये लॉकडाउन के संदर्भ में
उसको विधिक आधार में लिया गया। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का दूसरा और चौथा यहाँ पर सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। जबकि न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी निर्धारित करता है, न कि उस राज्य का राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्लियर है? यानी उस शिक्षक की जो नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता है वो कौन निर्धारित करता है? एनसीटी। तो यहाँ पर एनसीटी के मानक के रूप में उसकी योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मतलब क्या है? एनसीटीई की बात हो रही है। क्लियर है? इसके निर्देशों के अनुरूप अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये आप कहते तो ये बात सही हो जाती कि 90% अध्यापक शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्रों के अधीन है। क्लियर है? तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पर सही है। अगला कहा जा रहा है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनता है जिनमें माल या सेवाओं की कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो रहा है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं। देखिए जो जिला फोरम है ये उन्हीं शिकायतों को सुनता है जिसमें माल या सेवाओं का जो कुल मूल्य है वो 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। 50 लाख नहीं, यहाँ पर 20 लाख होना चाहिए। ठीक है? तब ये स्टेटमेंट सही होता है। क्लियर है? अगला कह रहा है कि उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए 20 लाख तक का अगर रहेगा तो वो जिला स्तर पर, और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से अगर कम के मूल्य का माल या सेवा होगा तो इसके संदर्भ में जो शिकायत की सुनवाई है वो राज्य आयोग करेगा। क्लियर है? और अगर 1 करोड़ से ऊपर के माल और सेवाओं के मूल्य की सुनवाई होगी तब उसको राष्ट्रीय आयोग करेगा। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी और अगला टॉपिक जो है वो न्यायालय से संबंधित होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।